नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की आज की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संधि और संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि की एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से विसर्ग के बाद वर्ण आते हैं, विसर्ग के पहले वर्ण आते हैं और उनको कैसे हमको बांटकर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम लोग नजर डालेंगे जो कल पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों कम से कम 10 लोगों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और पहुंचते हैं कि कहां से हम लोगों ने शुरू करना था और कहां तक हम लोगों ने जाकर छोड़ा है। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार हम लोग उस नियम जो हम लोगों ने पढ़ा है कल का, उस पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कि उसमें क्या था। हमने कहा कि पहले उसको जो है विसर्ग के पहले क्या आता है, स्वर ही आता है। ये आप जानते हैं क्योंकि इसके बारे में कल की क्लास में पूरी अच्छे से चर्चा हुई थी। और उसके बाद कितने तरीके से आते हैं, 5 नियम उसके बनाए गए थे। जैसे तालव्य अघोष आएगा तो उसका तालव्य सकार हो जाएगा, मूर्धन्य अघोष आएगा तो मूर्धन्य सकार, दंत्य अघोष आएगा तो दंत्य सकार हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो नियम था, इसमें स्वर को बांटा गया था 2 भागों में। पहले भाग में क्या था, देखिए यहाँ पर मैं एक बार करके आपको फिर से दिखाता हूं। पहले भाग में ये था, देखिए जैसे स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया था। स्वर के बाद विसर्ग आएगा ही, एक में 2 किया गया था और एक में 9 किया गया था। तो ये जो 2 था ये आ और आ था और ये जो 9 था ये आ और आ को छोड़कर। ठीक है, ये आ और आ को छोड़कर था। तो जो 9 वाली स्थिति थी, इसमें क्या हुआ था कि 9 के बाद जब क ख प फ आया था तो इसका विसर्ग किसमें बदल गया था, मूर्धन्य षकार में बदल गया था। क्योंकि यहाँ पर पा है, बिल्कुल मूर्धन्य षा से मिलता जुलता। ये आपके लिए ट्रिक था, ठीक है, कि कैसे आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है जब आ के बाद विसर्ग वाली स्थिति आई थी और का खा पा फा आया था तो उसमें हमने बताया था कि प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। और इसमें मैं आज आपको अपवाद भी बताने वाला हूं। तो मैं अब ज्यादा इसमें चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए पहला उदाहरण कर हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य अघोष आए तो मतलब चा छा और शा आए तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए निश्चल के बारे में चर्चा हुई थी। ये हमने आपको करने के लिए दिया था। जैसे निह धन शब्द है तो इसका हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा तालव्य सकार और शब्द निशब्द हो जाएगा अंतः। देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले तो स्वर आया ही आया है, आ और विसर्ग आया है। फिर देखिए यहाँ चा आया है तो चा किसका है, इस वाले का है, मतलब तालव्य अघोष है तो इसका विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तालव्य सकार में हो जाएगा। अर्थात अंत। देखिए इधर वाले और इधर वाले दोनों सेफ रहते हैं, कुछ नहीं होता है, केवल विसर्ग में परिवर्तन होना है। तो ये हो गया आधा चा और चक्षु, अंतश्चक्षु। ठीक है दोस्तों, ये वर्तनी में भी आपको काम देने वाला है। उसी तरह निश्वास और मनः चेतना, मनस चेतना, मनः चेतना का क्या बनेगा, मनस चेतना। ठीक है दोस्तों, ये आप कल पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से समझ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसका अगला नियम पढ़ने वाले हैं। अगला नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, चलिए देखिए, आइए समझते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने पहला नियम पढ़ लिया है। देखिए दूसरा नियम का उदाहरण हम लोगों को पढ़ना था। अब दूसरा नियम क्या था कि यहां देखिए 11 स्वर उसके बाद विसर्ग। तो क्या हुआ, देखिए 11 स्वर आएंगे और उसके बाद विसर्ग आएगा। अब स्थिति क्या थी, हमने तालव्य वाला यहां पर पढ़ लिया। तालव्य के बाद अब हमको मूर्धन्य अघोष पढ़ना था। क्या पढ़ना था, मूर्धन्य अघोष। मूर्धन्य अघोष में कौन कौन से आते हैं, ता, ठा और मूर्धन्य शा। ठीक है, अब यहां पर बात आई थी कि ये किसमें बदल जाएगा, ये मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा। इसका उदाहरण हमको पढ़ना था। तो उदाहरण की बात अगर हम करें तो आपके सामने मैं उदाहरण देना चाहूंगा, धनु, धन, टंकार। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद बाकी का उदाहरण आप खुद से करिएगा। मैं उदाहरण यहाँ पर 1-2 जरूर लिखूंगा। देखिए यहां पर आपको देखना था कि विसर्ग के पहले देखिए उ आया है और विसर्ग आया, तो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ गया। अब यहां पर आपको देखना था कि क्या आया है, तो टा आया है। टा कैसा है आपका, मूर्धन्य अघोष है। इसका मतलब इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य शकार में हो जाएगा। मैंने बताया कि इधर की चीजें बराबर, इधर की चीजें बराबर।
केवल यही परिवर्तित होगा। तो ये किस में बदल गया? मूर्धन्य षकार में बदल गया। अर्थात 1 मिनट, अर्थात क्या होगा आपका, 1 मिनट रुकिए, धनु, देखिए धनु हो गया और यहाँ टंकार इधर का बचा, बीच में जो विसर्ग था वो किस में बदल गया? मूर्धन्य षकार में बदल गया। तो आपका शब्द क्या हो गया? धनुष टंकार। इसी को तोड़ना हो तो ठीक इसका विपरीत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 2 उदाहरण और देता हूं इन सब के, जो आप खुद से करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? जैसे नि है, धन, थुर। ठीक है, यहां भी देखिए था आया है और यहां विसर्ग है, तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? मूर्धन्य सकार में हो जाएगा। उसके बाद आपका है चतुः, धन, षष्ठी। अब देखिए यहां पर विसर्ग के बाद क्या आया है? शकार आया है, अर्थात मूर्धन्य अघोष आया है, तो इसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा? मूर्धन्य शकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखिए सतुष षष्ठी, ये आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। कैसे? केवल विसर्ग का परिवर्तन होना था मूर्धन्य सकार में, तो आपने विसर्ग को आदेशा में बदल दिया, बाकी सब वैसे का वैसे रहने दिया। ये आपका था दूसरा नियम। आपका जो तीसरा नियम था, केवल आज उदाहरण बताना है हमको, क्योंकि नियम पे चर्चा बहुत अच्छे से कल हो चुकी है, कल की क्लास में हो चुकी है। जो आपका तीसरा नियम था वो क्या था? 11वें स्वर के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद क्या आए? दंत्य आघोष आए, अर्थात त, था और सा आए, तो क्या हो जाता है? इस विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, इसका जो आपका उदाहरण है देखिए, नमः धन ते, रोज आप करते हैं अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से रोज आप नमस्ते करते हैं। क्या आपको पहले पता था कि इसमें संधि कौन सी है और इसका विच्छेद क्या होगा? अगर नहीं पता था तो आज बिल्कुल सीख लीजिए, आज बिल्कुल समझ लीजिए, ताकि कल से जब आप नमस्ते किसी को करेंगे तो आपके मन में जरूर आएगा कि अच्छा, नमस्ते का मतलब तो यही होता है। देखिए, अब देखिए यहां पर विसर्ग के पहले क्या आया? आ, और ये हो गया, मतलब 11वें स्वर में से एक है और विसर्ग है। ठीक है, उसके बाद आपका आया ता, मतलब कौन सा हो गया? दंत्य अघोष हो गया। इसका मतलब यहां पर जो विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा वो दंत्य सकार में हो जाएगा। मतलब हमने बताया कि इधर का सेफ, इधर का सेफ, केवल विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? सा, मतलब नम और आधा सा और इधर का ते, तो क्या हो गया? नमस्ते। ठीक है दोस्तों, ये आप बिल्कुल समझ गए। इसी को तोड़ना हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, नमस्ते अगर आपको दिया गया है तो आप जानते हैं ये अलग, नम आपने अलग किया, ते आपने अलग किया, यहां पर बीच में आधा शाह है, तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है? ताल देखिए दंत्य है, तो इसका दंत्य सकार हो जाएगा। तो जो दंत्य सकार था ये किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। इसका उल्टा ठीक आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। और भी उदाहरण आपको मैं लिख रहा हूं जो आप बिल्कुल करेंगे। ठीक है, जैसे दुस्साहस। चलिए देखिए क्या था? दुस्साहस, दुह, धन, साहस। ठीक, दुस्साहस कैसे हो जाएगा? देखिए दुस्साहस, अब कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। यहां पर विसर्ग है, इसके पहले कोई ना कोई स्वर है और यहां पर सा आया, अर्थात दंत्य अघोष आया, तो इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो गया? देखिए आधे सा में परिवर्तन हो गया, बाकी इधर भी वैसे, उधर भी वैसे। ठीक है दोस्तों, और आपका शब्द है निस्वार्थ, निस्वार्थ। ठीक है, और आपका जो शब्द है अंतः तल, अंतस्थल। ठीक है, अंतस्थल, ये आपका शब्द है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। और आपका शब्द है शिरस्त्राण। अब इसका देखिए क्या क्या हो सकता है? देखिए ये हो जाएगा निह, धन, स्वार्थ, निस्वार्थ। ये हो जाएगा अंतः, धन, तल, अंतस्थल। और ये आपका हो जाएगा शिरः, धन, त्राण। ठीक है, शिरस्त्राण। ये चीजें आप समझ गए होंगे, ये उदाहरण भी आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आपको करना हो निह, धन, तार, तो क्या हो जाएगा? निस्तार। मैं इतने उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि आपका अभ्यास होता चले साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं और अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। ये नियम आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, ताकि आपको नोट तो कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आज की क्लास थोड़ी जल्दी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप काम करते रहें बीच बीच में। देखिए ये हो गया आपका। चलिए चौथा नियम हम देखते हैं।
चौथा नियम आपका क्या था, देखिए ध्यान से समझिएगा ताकि आपको असुविधा ना हो, आप समझ सकें। चौथा नियम आपका देखिए क्या था, यहाँ देखिए हमने स्वर को दो भागों में बांट लिया था, ठीक। उसके बाद का, खा और पा, फा आपके आने थे, ठीक। चलिए देखिए 11 स्वर थे, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। 11 स्वर को हमने किसमें किसमें बांट लिया, एक 9 विसर्ग तो आने ही थे और एक 2, इसमें आ और आ नहीं थे और ये आ और आ ही थे, ठीक है। अब पहले नहीं वाला हम देख लेते हैं कि 9 स्वर, आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ आ और आ नहीं, ठीक है। ये 9 स्वर प्लस अब बचे थे आपके का, खा, पा और फा बचे थे। अगर ऐसी स्थिति थी तो वहां पर क्या हुआ था कि इसका मूर्धन्य सकार में परिवर्तन हो गया था, ठीक है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं नियम इसका अच्छे से। अब जो है इसके उदाहरण हमको पढ़ने हैं, तो इसका उदाहरण जो है, पहला उदाहरण मैं आपको लिखता हूं कि निह धन काम। देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई, उसके बाद विसर्ग, ठीक। और यहां पर आपका है का, नियम यही वाला आया। आ तो है नहीं, ये आ के अलावा, आ या आ के अलावा कोई स्वर है और विसर्ग है, उसके बाद का, खा, पा, फा में से का है, इतना आप समझ गए। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। इसका मतलब इस विसर्ग की जगह पर हम क्या लिख देंगे, मूर्धन्य सकार लिख देंगे, अर्थात नी ऐसे ही है और विसर्ग की जगह पर आधा सा और काम, निष्काम, ठीक है। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं, आविह धन कार, यहां बीच में धन का निशान है, तो यहां पर देखिए ई के बाद विसर्ग है और यहां पर का है, तो आप समझ गए कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। अर्थात इस विसर्ग की जगह पर केवल और केवल मूर्धन्य सकार कर देना है, तो आविष्कार। ठीक है दोस्तों, ये शब्द भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए मैं और भी उदाहरण के लिए आपके सामने और भी शब्द लिख दे रहा हूं जिसको आपको करना है, जैसे निष्प्राण, निष्काम आप देख चुके हैं, आशीर्वाद भी देख चुके हैं, निष्प्रयोजन, ये विच्छेद आप खुद करेंगे, चतुष्फल, ठीक है दोस्तों। जैसे दुष्कर या दुष्कर्म, ये जो शब्द हैं इनका विच्छेद आप करके देखिएगा ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल सहज महसूस कर सकें, निष्कपट। जैसे निधन प्राण, निष्प्राण, निधन प्रयोजन, निष्प्रयोजन, ठीक है दोस्तों। ये आपका चौथे नियम का था। अब आप चलिए पांचवें नियम की ओर। अपने पांचवा नियम आपका क्या था, पांचवा नियम ये था कि यहाँ देखिए दो भागों में हमने बांटा था स्वर को, एक 9 और एक 2, तो यहाँ पर 2 वाला है, 2 स्वर उसके बाद विसर्ग, या इसको आप कहें आ या आ के बाद विसर्ग और इधर का, ख, पा या फा आए तो क्या होता है, इस विसर्ग का प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, प्रातः काल, प्रातः धन काल। अब देखिए इस विसर्ग के पहले क्या आया है, आ आया है, ता में से आ को अलग करके देखिए, और ये देखिए जैसे प्रातः का मैं एक बार विच्छेद करके बताता हूं, प्रा है धन, ता और इसमें से आ अलग कर लिया हमने और ये विसर्ग, ठीक। और यहां पर क धन बड़ा आ और ला, ठीक। आपको इसी से मतलब है तो आप यहां इतने पे ध्यान दीजिएगा, इतने से ही आपको मतलब है, तो इतना ही हमको देखना है। देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि विसर्ग के पहले आ आया, मतलब आ और आ में से एक आ गया, ठीक। और उसके पहले क्या का आया, बिल्कुल का, खा, पा, फा में से आ गया का, तो इसका मतलब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव, मतलब ये विसर्ग वैसे का वैसे रह जाएगा। मतलब कि प्रातः और काल, ये एक शब्द बन गया आपका, प्रातः काल। अब ये लाइन अलग अलग इसलिए खींची जाती है, शिरोरेखा जो है, क्योंकि विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती है, वहां से छोड़कर खींची जाती है, लेकिन ये आपका शब्द एक ही है, ठीक है। तो क्या है, प्रातः काल, ठीक है। अगला शब्द आपको मैं दे रहा हूं, अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण, अधः पतन, क्या है, अधः पतन, तो इसमें केवल बीच में एक प्लस आप लगा देंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा। मैं तो नियम के लिए लिख रहा हूं आपके लिए कि आप इसको समझ के रखिएगा कि क्या होगा। अंतःपुर,
ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके उदाहरण है। एक और शब्द आप लोग देखते होंगे, मनः कामना। आप लोग मनोकामना लिखते हैं, सभी लोग मनोकामना लिखते हैं, जो कि अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है संधि के दृष्टिकोण से। संधि के दृष्टिकोण से मनः कामना ही शुद्ध है। ठीक है, चलिए आपने पांचवा नियम भी देख लिया। अब आपका जो अघोष वाला नियम था वो विसर्ग संधि का समाप्त हो गया। दोस्तों, इस पांचवें नियम को छोड़कर बाकी के जितने भी नियम आपने चारों पढ़े हैं, ठीक है, इन चारों नियमों को, तीन ये और एक ये, इन चारों नियमों को संस्कृत में कहा जाता है सत्व संधि। कौन सी संधि? सत्व संधि। सत्व संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें परिवर्तन किसमें हुआ? सा में परिवर्तन हुआ है। देखिए यहां भी सा बना, यहां भी सा बना, और इस चौथे नियम में भी सा ही बना। तो ये संधि कौन सी आपकी हो गई? सत्व संधि। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आपके जो सुविधा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए, ये आप पढ़ चुके। एक जो है आपने संधि पूरी पढ़ ली, कौन सी? सत्व संधि, जिसमें सघोष वाला, आघोष वाला पूरा था। ठीक है, अब आपको पढ़ना है सघोष वाला। ठीक है, देखिए अब आपका जो अगला पार्ट होगा वो सघोष वाला होगा। हमने जो 44 वर्ण आपके मिले थे उसमें एक को बांट दिया था अघोष और दूसरा बांट दिया था सघोष। और सघोष में आप जानते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए 3, 4 और 5 वर्ण, मतलब सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, और या, रा, ला, वा मतलब अंतस्थ। ठीक है, और हा। ठीक, ये सघोष और सारे के सारे स्वर ये आते हैं आपके किसमें? सघोष में आते हैं। इन्हीं को लेकर हमको पढ़ना है। अब देखिए हमने कैसे बताया कि 11 स्वर होंगे, उसके बाद विसर्ग होगा, और अभी तक अघोष हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। और ये आपकी संधि जो कौन सी होगी? वही वाली विसर्ग संधि आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसको तोड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से तोड़कर पढ़ना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये जो नए पेज से चलते हैं। देखिए अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि इस स्वर को भी तोड़ लेंगे, और इधर जो आपका सघोष आया है इसको भी तोड़ लेंगे। सघोष और स्वर दोनों को तोड़कर चलेंगे। कैसे तोड़कर चलेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। ये चीजें आपको दोस्तों कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो एक बार आप, जो भी दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हैं वो जाकर तुरंत इस सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देखिए, इस 11 को हमने दो भाग में बांट दिया है। ठीक है, ये आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। जब शुरू किया था हमने संधि तो वहां पर हमने बताया था कि 44 जो वर्ण थे उनको दो भागों में बांट दिया था। एक क्या था? सघोष, एक क्या था? अघोष। और इधर जो 11 स्वर तो लगने ही थे विसर्ग के पहले। ठीक है, अब जो है सघोष, हम अघोष हमने पढ़ लिया, अब बारी है किसकी? सघोष की। ठीक, चलिए अब जो है इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे, इधर के स्वर को भी बांटकर और इधर के सघोष को भी बांटकर। तो स्वर को अगर हम बांटेंगे तो देखिए स्वर को किस तरह से बांटा गया है। इसमें एक को अलग कर दिया गया, देखिए स्वर के बाद विसर्ग आना ही है, और 10 को अलग कर दिया गया। अब बात आई कि सर एक कौन सा अलग हुआ और 10 कौन से एक साथ हो गए। ये तो वही बात हो गई कि जैसे इस समय यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के सपोर्ट में सारे देश आ रहे हैं और रसिया अकेले ही लड़ रहा है, अकेले तानाशाही दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर जो एक वर्ण है वो है आ, और आ के बाद विसर्ग। बाकी के जो 10 हैं इसमें आ क्या है? नहीं है। ठीक है, आप ये समझिए कि इसमें आ नहीं है। ये आपने एक तरीके से तोड़ लिया। और जब आप सघोष को तोड़ने जाएंगे तो बिल्कुल वही काम करना है कि यहां पर सघोष में क्या क्या था आपका? 3, 4, 5, या, रा, ला, वा और हा। उसके बाद था आपका स्वर। तो इन्हीं स्वर को विशेष रूप से देखना है कि ये स्वर यहां पर लिख दिए गए, लेकिन कितने? केवल 10 ही लिखे गए। और 10 कौन से? यही वाले, मतलब इसमें भी आ नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा गया कि बाकी के जो सघोष बचे थे, मतलब ये पूरे के पूरे व्यंजन, तो इनको हम सघोष व्यंजन लिख सकते हैं।
क्योंकि ये व्यंजन बचे हैं, स्वर तो इसमें है नहीं, सघोष व्यंजन बचे हैं, और जो आ छूटा है इसमें से वो वाला, मतलब कि ये इतने एक साथ हमको रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्गीकरण आपके समझ में आ गया होगा और आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है कि एक एक को लेकर इनसे मिलाते चलना है, जैसे हम स्वर संधि में करते आए हैं। कैसे, देखिए इस वाले भाग को पहले हम इससे मिलाएंगे, उसके बाद इससे मिलाएंगे, फिर दूसरे वाले भाग का नंबर लगेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो बिल्कुल आप लोग नोट्स भी बनाते चलें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें, बाद में नोट्स जरूर बनाएं ताकि अगली क्लास आपके लिए आसान लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर देखिए कि जब ये आ और उसके बाद विसर्ग है, अर्थात विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद देखिए क्या लगा है कि 10 स्वर, किसको छोड़कर, आ को छोड़कर, या आप लिख सकते हैं आ को छोड़कर सभी स्वर। ठीक है, आ को छोड़कर सभी स्वर आए तो क्या होता है, ये देखिए विसर्ग में क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप का मतलब हमने बताया था कि गायब हो जाना, और किसका लोप होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात यहां से विसर्ग क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक आपको मैं उदाहरण यहां पर दे रहा हूं, जैसे अभी आगे और भी उदाहरण पढ़ेंगे। अतः धन एव, अब देखिए यहां आ आया विसर्ग के पहले, तो विसर्ग के पहले आ आया, उसके बाद देखिए आ के अलावा स्वर आया, तो ये जो हम लिखेंगे अतएव। ठीक है, ये आप अभी के लिए समझ लीजिए, अभी उदाहरण में पढ़ेंगे हम लोग। अब दूसरी स्थिति ये आई कि विसर्ग के पहले आ है और उसके पहले कोई सघोष व्यंजन हो, ये वाले तीसरे चौथे पांचवें, या रला वाह हो या आ हो, तो क्या होगा, आ स्वयं हो तो क्या होगा, तो इसमें जो है विसर्ग जो है वो ऊ में बदल जाता है, केवल विसर्ग बदलेगा ऊ में। ठीक है दोस्तों, अब यही आपको समझने वाली बात है। इसको मैं थोड़ा सा किनारे लिखता हूं ताकि आपको साफ दिखे, पीछे ढक ना जाए। देखिए ये यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए। यहीं पर मैंने बताया कि विसर्ग का ऊ हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा केवल विसर्ग का ऊ हो जाता है, मतलब आ अभी भी बचा है, तो ऊ के पहले आ लगा होगा। अब आप बताइए आ और ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। मतलब ये था पूरा, क्या था, आ था और इसके साथ में विसर्ग था, और विसर्ग ऊ में बदल गया और आ यहीं पर था और दोनों मिलकर ओ में बदल गए। अर्थात अगर हम बात करें इस पूरे आहा की, तो ये पूरा आहा किस में बदल गया, ओ में बदल गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग तो ऊ में बदला है, लेकिन इसके पहले आ भी लगा था। देखिए, तो आ लगा था तो ये पूरा मिलकर किस में हो गया, ओ में बदल गया। और ये नियम की विशेषता है कि विसर्ग के पहले आ ही होना चाहिए। तो आ और विसर्ग मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाते हैं। ठीक है, ये आप यहां पर समझ गए होंगे। इसके बारे में भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कहें तो इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे जैसे पय है, धन दा। अब यहां देखिए क्या है, यहां विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, और यहां दा मतलब क्या है, इसमें से कोई है एक सघोष व्यंजन में से कोई है दा, तो इस विसर्ग का इसमें से जो आ निकलेगा ये और ये विसर्ग मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा पय, धन ओ और धन दा, तो ये ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पयोद। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा समझिए आप कि ये क्या हो जाएगा, पयोद। ये दो नियम आपको मिल गए। क्या नियम मिल गया, एक नियम ये मिल गया आपका कि जब विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो आ को छोड़कर, तो इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे अतः धन एव में से विसर्ग गायब हो गया, अतएव हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम आपका था कि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष व्यंजन या आ हो तो। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में इस अह का, इस पूरे अह का क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, या विसर्ग का ऊ बन जाएगा और विसर्ग के पहले आ जो है वो जुड़ेगा तो आ ऊ का ओ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस संधि को नाम क्या मिला,
क्योंकि ऊ बना, जैसे सा बना था तो सत्व संधि, और यहां पर ऊ बना तो ये वाली संधि हो गई उत्व संधि। कौन सी संधि हो गई? उत्व संधि। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे चले। ये संधि आपकी हो गई उत्व संधि। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, हमने इसको लेकर के इन दोनों से मिलान कर दिया। अब बात आई इसको मिलाने वाली इससे, तो चलिए ये आपके 11 स्वर, इसको हमने बांट दिया। किसमें किसमें बांट दिया था? 1 में और 10 में। और यहां पर आपके थे सघोष, और इसको भी हमने बांट दिया था किसमें किसमें? यहां देखिए इनकी संख्या 10 थी, और ये जब बचेंगे तो कितने बचेंगे? 31 में से 10 घट गया तो 21। तो इनकी संख्या 10 थी और इनकी संख्या थी 21। ठीक है, यहां विसर्ग नहीं लगेगा, माफ कीजिएगा, विसर्ग यहां नहीं लगेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए इसका मिलान इन दोनों से हो चुका है, अब मिलान बाकी है केवल इस 10 का। तो दोस्तों एक बार आप इसको यहां मिलाएंगे, एक बार यहां मिलाएंगे, तो दोनों स्थिति में समान चीज बनती है। ठीक है, यहां भी आप मिलाएंगे तो रा बनेगा, और यहां भी मिलाएंगे तो रा बनेगा। किसका? इस विसर्ग का ही रा बनेगा। अभी इसको फिर से हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बस इतना यहां बता रहा हूं कि जब दोनों के साथ समान चीज मिल रही है तो हम इसको अलग अलग ना करके एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो इसको हम केवल और केवल सघोष के साथ ही लिख दे रहे हैं कि जब ये सघोष से मिलता है तो क्या होता है, इसका ये जो विसर्ग है ये किसमें बदल जाता है? रा में बदल जाता है, और ये संधि कही जाती है रुत्व संधि। कौन सी संधि? रुत्व संधि। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए कि विसर्ग के पहले 10 स्वर, 10 स्वर कैसे? आ को छोड़कर, तो यहां पर लिख दीजिए आ को छोड़कर स्वर आए। ठीक है, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर स्वर आया, और उसके बाद कोई भी सघोष, अब स्वर या व्यंजन नहीं लिखेंगे, सीधे हम लिख दे रहे हैं सघोष वर्ण आए, मतलब कोई भी सघोष आ जाए। 41 में से कोई भी, सॉरी 31 में से कोई भी सघोष आ जाए तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? रुत्व हो जाएगा, अर्थात रा हो जाएगा। क्या हो गया? विसर्ग का रा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस विसर्ग का रा हो गया, और ये संधि आपकी कौन सी हो गई? रुत्व संधि हो गई। अब ध्यान से समझिए एक बार फिर से, इसको जब आपने दोनों के साथ मिलाया तो एक में लोप हुआ और एक में क्या बना? ऊ बना, उत्व संधि, मतलब आ ऊ का ओ हो गया। ठीक है, फिर जब दूसरे को आपने मिलाया तो इसके साथ मिलाने पर दोनों स्थिति समान हुई, तो हमने एक ही स्थिति रख ली, और यहां पर क्या बना आपका? यहां पर आपका बना रा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब हटा देते हैं तो केवल एक ही आता है यहां पर आपके सामने। ध्यान से समझ लीजिए कि जब ये मिले किससे? सघोष थे, तो यहां पर बना रा, और ये संधि आपकी कौन सी हो गई? रुत्व संधि। ये चीज आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका भी एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं कि क्या होगा। जैसे देखिए, निह धन जन, एक एक उदाहरण आपको समझाने के लिए दे रहा हूं दोस्तों, ताकि जब अभी मैं उदाहरण समझाऊं तो आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए निह धन जन। ठीक है, अब यहां पर आप समझें कि क्या होगा। यहां देखिए विसर्ग है, और विसर्ग के पहले आप विच्छेद करेंगे तो छोटी ई मिलेगा, और यहां पर जा। ठीक है, अब आप बताइए, जा जो है चा छा जा, मतलब तीसरा वर्ण है, और किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। तो मतलब ये आपका सघोष भी मिल गया। ठीक है, और इस विसर्ग के पहले आ नहीं मिला है। देखिए आ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आ को छोड़कर होना चाहिए, तो आ नहीं मिला। इसका मतलब ये जो आपका विसर्ग है ये किसमें बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। केवल विसर्ग रा में बदलेगा। आप यहां ध्यान से समझिए कि नी था, और विसर्ग की जगह पर क्या आ गया? अब रा हो गया, और यहां जन है। ठीक है, हमने बताया था जब रा हमने पढ़ाया था कि आधा रा हमेशा कहां लगता है? शिरोरेखा के ऊपर। तो ये कहां लगेगा? जा के ऊपर। तो आपका क्या हो गया शब्द? निर्जन, मतलब निह धन जन निर्जन। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपने देख लिया आज। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखिए हमने पीछे के जो नियम छोड़े थे उसके उदाहरण हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? देखिए आज का जो हमारा अगला टॉपिक था
कि सघोष अघोष में बांटकर हमको पढ़ना था, अघोष का हमने पढ़ लिया, सघोष का पढ़ना था, तो उसको भी हमने 3 तरीके से बांटकर देखा। तीनों के एक एक उदाहरण भी देख लिए। कल इसके उदाहरणों पर हम अलग से चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है कुछ एक और उदाहरण और संधि के कुछ अपवाद जो थे, जो विशिष्ट नियम थे, उनको बताकर संधि कल समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कल आपका संधि समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि रविवार को आपका जो है प्रैक्टिस सेट हल कराया जाए, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। रविवार को सूचना बिल्कुल दे दी जाएगी कि रविवार को कब जो है प्रैक्टिस सेट आपका हल कराया जाना है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, बिल्कुल कम से कम 10 दोस्तों को जरूर शेयर करें और बताएं कि यहाँ पर चीजें किस तरह से पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।